हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों का? बेटा अगर हम लोग बात करें, हमारा जो बीसीके का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, उस चैप्टर नंबर 1 के अंदर बेटा एक लास्ट टॉपिक बचा है। दैट लास्ट टॉपिक इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, क्या बचा है बेटा? एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, दिस इज द लास्ट टॉपिक जो बचा है आपके चैप्टर नंबर 1 में। ठीक, आज ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग बात करें बेटा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मेनली हमें 5 तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है। सबसे पहले बेटा हमें मेनली 5 तरीके की पढ़नी है, जिसमें हमें पढ़नी है बेटा एक सोल प्रोप्राइटरशिप, मैंने चार्ट में भी लिखवाया था। हमें एक पढ़नी है बेटा पार्टनरशिप, तीसरा हमें एक और पढ़नी है, दैट इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक हमें पढ़नी है बेटा LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और एक लास्ट और दे रखी है, दैट इज कंपनी। दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेनली हमें 5 तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है जो आपको सिलेबस में गिवन है। ठीक, अगर हम लोग बात करें सर बिफोर स्टार्टिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे। ठीक, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिफोर स्टार्टिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना सर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको ये रेक्टिफिकेशन नहीं करना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। और आप इजीली अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप इजीली एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज पेपर टोटल एमसीक्यू बेस्ड है। अब सर कॉमन पॉइंट्स क्या है? कॉमन पॉइंट्स है, सबसे पहला पॉइंट है सर ओनरशिप, दैट इज ownership is a bundle of rights. Ownership is a bundle of rights. सिर्फ समझो पहले, अभी मैं समझाऊंगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना है। ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। सर ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स का मतलब क्या है? जो बिजनेस का ओनर है उसके पास क्या होंगे बेटा? उसके पास मल्टीपल राइट्स होंगे। मल्टीपल क्या होंगे बेटा? राइट्स होंगे। मल्टीपल राइट्स का मतलब है सर, अगर मैं किसी बिजनेस का ओनर हूं तो ओनर कब कहलाऊंगा? जब मेरे पास क्या होंगे बेटा? मल्टीपल राइट्स होंगे। मल्टीपल राइट्स का मतलब है सर, उस बिजनेस के सारे डिसीजंस कौन ले पाएगा? मैं ले पाऊंगा। डिसीजंस रिलेटेड टू उस बिजनेस का क्या नाम रखना है, वो भी डिसीजन मेरा होगा। उस बिजनेस को सेल करना है, वो डिसीजन मेरा होगा। उस बिजनेस को अगर मुझे किसी को गिरवी रखना है, वो डिसीजन मेरा होगा। इसका मतलब है सर ओनर कब कहलाता है? ओनर तब कहलाता है जब उसके पास क्या होते हैं सर? राइट्स होते हैं। सर ये राइट्स आते कहां से? ये राइट्स आते हैं बेटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। इसका मतलब है जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उसको बोलेंगे बेटा ओनर, और उस ओनर के पास क्या होंगे बेटा? मल्टीपल राइट्स होंगे। बिल्कुल जनरल पॉइंट लिखी हुई है, मैं ओनर कब कहलाऊंगा? जब मेरे पास सारे राइट्स होंगे बिजनेस के। सर राइट्स कहां से आएंगे? राइट्स आएंगे क्योंकि मैंने बिजनेस में कैपिटल क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। दूसरा पॉइंट, सेकेंड कॉमन पॉइंट, सर अब आपको ये समझना है, ये डिटेल में नहीं है कुछ भी। सेकेंड पॉइंट है बिजनेस कैन बी ओन्ड सिंगली और जॉइंटली। बिजनेस कैन बी ओन्ड सिंगली और जॉइंटली। इसका मतलब बिजनेस का ओनर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर बिजनेस का ओनर एक है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, और बिजनेस के अगर एक से ज्यादा ओनर हैं तो उसमें आ जाता है बेटा पार्टनरशिप, कंपनी एक्सेट्रा।
समझ आ रहा है कुछ पॉइंट? हमें टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है। अगर एक ओनर है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर एक से ज्यादा ओनर है उसको बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी। ठीक, तो बिजनेस में भी ओन्ड सिंगली और जॉइंटली। तीसरा एंड लास्ट कॉमन पॉइंट क्या है बेटा? तीसरा एंड लास्ट कॉमन पॉइंट है बिजनेस में बी ऑर्गेनाइज्ड एज प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस में बी ऑर्गेनाइज्ड एज प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेट कंसर्न। बिजनेस में बी ऑर्गेनाइज्ड एज प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेट कंसर्न। इसका मतलब है बिजनेस एक सिंगल पर्सन चला रहा है, दैट इज प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस एक से ज्यादा पर्सन चला रहे हैं उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कंसर्न। कॉर्पोरेट कंसर्न का मेनली नाम है बेटा, मेनली कॉर्पोरेट कंसर्न का मतलब है बेटा कंपनी या बेटा पार्टनरशिप। इसका मतलब है अगर मैं सिंगल पर्सन हूं, मैं ही ओनर हूं और मैं ही क्या कर रहा हूं, सारी डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा हूं, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। बेस्ट एग्जांपल इज सोल प्रोप्राइटरशिप। कॉर्पोरेट कंसर्न का मतलब है सर मैं ओनर हूं और डे टू डे एक्टिविटी के लिए मैंने कुछ एम्प्लॉइज को क्या कर दिया, पावर दे दी। इन केस ऑफ कंपनी बात करूं, अब मुझे बताओ रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस के अंदर क्या डे टू डे डिसीजंस के लिए अनिल अंबानी जी या मुकेश अंबानी जी इन्वॉल्व होते हैं? नहीं। रिलायंस जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर बेटा ओनर ने क्या कर दिया, डे टू डे एक्टिविटी के लिए कुछ पर्संस को क्या कर दिया, पावर दे दी, उसको बोलते हैं बेटा कॉर्पोरेट कंसर्न। तो तीन कॉमन पॉइंट है बिफोर स्टार्टिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले ओनर के पास सारे क्या होंगे, राइट्स होंगे। ओनर कब कहलाएगा जब उसके पास मल्टीपल राइट्स होंगे। राइट्स आते कहां से हैं? राइट्स आते हैं उसने कैपिटल क्या किया, इन्वेस्ट किया। दूसरा, बिजनेस में भी सिंगली और जॉइंटली, एक पर्सन भी ओनर हो सकता है, एक से ज्यादा पर्सन भी ओनर हो सकते हैं। तीसरा बेटा, बिजनेस में भी ऑर्गेनाइज्ड एज प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेट कंसर्न। इसका मतलब जो ओनर है वो ही अगर डे टू डे एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। जो ओनर है वो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, उसने कुछ एम्प्लॉइज को डे टू डे एक्टिविटीज में क्या करा, इन्वॉल्व किया, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कंसर्न। कॉर्पोरेट कंसर्न का सिंपल सा मतलब बेटा कंपनी। इसके अंदर ओनर डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता, डे टू डे डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं होता। क्लियर है सर? दीज आर सम कॉमन यार्डस्टिक बिफोर स्टार्टिंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये तीन कॉमन पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अभी मैं अपडेट कराऊंगा। अब आते हैं सर सबसे पहली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल सिंपल और इजीएस्ट है। सबसे पहली पे बात करते हैं जिसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप is the earliest and easily form of business organization। सबसे आसान और सबसे पहली जो बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है सर सिंगल। अगर एक सिंगल पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे घर के पास एक परचून की शॉप है, दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। परचून की शॉप मतलब एक सिंगल पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे इजी और सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला पॉइंट है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनर कितने होंगे बेटा? एक। दूसरे पॉइंट की बात करें सर, जब सिंगल पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो सिंगल पर्सन की अपनी पर्सनल सेविंग्स को यूज करता है या अपनी पर्सनल एसेट्स को यूज करके बिजनेस स्टार्ट करता है। इसका मतलब सर कैपिटल, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल जो है
वो उसकी अपनी पर्सनल सेविंग्स, अपनी पर्सनल एसेट्स के थ्रू है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं सर, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सर जो रिस्क है वो भी उसका है, दैट इज रिस्क का यहां मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा प्रॉफिट भी सिंगल पर्सन का होगा, एज वेल एज बेटा लॉस भी उस सिंगल पर्सन को बेयर करना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं अपनी पर्सनल सेविंग्स, अपनी पर्सनल एसेट्स को यूज करके, सारा प्रॉफिट बिलोंग्स टू मी, सो डू लॉस, इसको बोलते हैं सिंपल टर्म्स में रिस्क। फोर्थ पॉइंट की बात करें सर, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहलाता है जिसको बोलते हैं सर अनलिमिटेड लायबिलिटी। सिर्फ आपको समझना है, मैं वापस बोल रहा हूं, अनलिमिटेड लायबिलिटी, दिस इज दिस बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सोल प्रोप्राइटरशिप। अनलिमिटेड लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है, अगर मेरे बिजनेस के अंदर कुछ लॉस होता है, ध्यान से, अगर मेरे बिजनेस के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर लॉस होता है, तो जो सोल प्रोप्राइटर होता है, जो ओनर होता है, उसकी पर्सनल सेविंग्स को, उसकी पर्सनल एसेट्स को बेच के लॉस को पूरा किया जाता है। दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन केस, वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, इन केस माय लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स, अगर लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो जाती है तो मेरी पर्सनल एसेट्स को बेच के लॉस को पूरा किया जाता है। दैट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन इन सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट आते हैं सर, एक फिफ्थ पॉइंट और है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। फिफ्थ पॉइंट क्या है सर, मेरे सिंपल सा मतलब फिफ्थ पॉइंट का यहां पे सक्सेशन। फिफ्थ पॉइंट का यहां मतलब है सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या है? सक्सेशन का मतलब है सर सोल प्रोप्राइटरशिप की, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर जो ओनर है, दैट इज सोल प्रोप्राइटर, इसके इन केस उसकी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम आती है, इन केस उसकी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम आती है, या बेटा उसकी डेथ हो जाती है, या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका बिजनेस किसको जाएगा? सर उसका बिजनेस उसके बड़े बेटे को जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका बिजनेस, उसके बिजनेस का बंटवारा कैसे होगा? बंटवारा होगा विल के थ्रू, वसीयत के थ्रू। और अगर विल नहीं है, ध्यान से, अगर विल नहीं बनाई तो बेटा एक लॉ एप्लीकेबल होता है, उस लॉ को बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब है सर अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो उसका बिजनेस किसको जाएगा? उसका बिजनेस या तो बेटा विल के अकॉर्डिंग, उसने अगर अपनी वसीयत बना रखी है तो वसीयत के अकॉर्डिंग बंटवारा होगा, और अगर वसीयत नहीं बनवा रखी तो बेटा एक लॉ एप्लीकेबल होता है जिसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके अंदर ये लिखा है, आपको लिखना नहीं है, आपको जस्ट दिमाग में रखना है। हल्का सा बता देता हूं, हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो उसका बंटवारा होगा विल के अकॉर्डिंग, और विल नहीं है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी उसके बच्चे हैं, जो भी उनके चिल्ड्रंस हैं, इक्वली उसकी वेल्थ को डिवाइड किया जाता है। तो दीज आर सम कॉमन फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना सर, एक चीज दिमाग में रखनी है, सोल का मतलब सिंगल। अगर सिंगल पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो सिंगल पर्सन ओनर है, उसके पास सारे राइट्स हैं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। इट इज एन इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में इन्वेस्टमेंट कहां से आती है? उसकी पर्सनल सेविंग्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल सेविंग्स, पर्सनल एसेट्स लगाता है वो। एक चीज याद रखना, आज की डेट के अंदर कहीं ना कहीं बैंक्स सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स को लोन दे देते हैं, जिन लोन्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रो फाइनेंस।
स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन मिल जाता है कंपेयर टू कंपनी। मींस पर्सनल सेविंग्स, पर्सनल एसेट्स तो लगेंगी, एज वेल एज बैंक्स भी लोन दे देता है सोल प्रोप्राइटरशिप को, जिन लोन्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सारा प्रॉफिट भी मेरा है, ठीक है, एज वेल एज लॉस भी मेरा है। सबसे बड़ी लिमिटेशन सोल प्रोप्राइटरशिप की है, इन केस माय लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स, तो मेरी पर्सनल सेविंग्स, मेरी पर्सनल एसेट्स को बेच के लॉस को पूरा किया जाता है, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लास्ट, सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस किसको जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर? बिजनेस बाय विल के अकॉर्डिंग जाएगा, और अगर विल नहीं है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल होगा। दिस इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। याद रखना सर, इसको बिल्कुल जनरल वे में सोचो। जनरल वे में आपके घर के बाहर किसी ने बेटा एक शॉप ओपन की है, दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनर। क्लियर है सर? दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? बिफोर स्टार्टिंग हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला, बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स, बिजनेस में भी ओन सिंगली और जॉइंटली। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज बिजनेस मे बी ऑर्गेनाइज्ड एज प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेट कंसर्न। इसका मतलब मैं ओनर तब कहलाऊंगा जब मेरे पास बहुत सारे राइट्स होंगे। राइट्स कहां से आएंगे? राइट्स आएंगे इन्वेस्टमेंट से। मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया कैपिटल। दूसरा सर, बिजनेस एक पर्सन भी चला सकता है, एक से ज्यादा पर्सन भी चला सकते हैं। इसका मतलब बिजनेस में एक ओनर भी हो सकता है, एक से ज्यादा ओनर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस और ओनर, दैट इज अगर ओनर डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, दैट इज प्रोप्राइटरशिप। अगर ओनर डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज कॉर्पोरेट कंसर्न। ये हमने 3 कॉमन पॉइंट पढ़े थे। नेक्स्ट आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है एक सिंगल पर्सन अगर बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो सिंगल पर्सन अगर ओनर है, दैट इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर सिंगल पर्सन ओनर है तो बेटा इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? उसकी अपनी पर्सनल सेविंग, पर्सनल एसेट्स के थ्रू। आज के दिन में कुछ बैंक्स भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स को लोन देते हैं, जिन लोन्स को बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर प्रॉफिट भी प्रोप्राइटर का होगा, सो डू लॉस भी। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब अगर मेरे बिजनेस में लॉस होता है तो मेरी पर्सनल एसेट्स को बेच के लॉस को पूरा किया जाएगा। एंड लास्ट इज सक्सेशन। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ होती है तो बिजनेस का बंटवारा होगा बाय विल, और अगर विल नहीं है तो क्या एप्लीकेबल होगा? एक लॉ एप्लीकेबल होगा जिसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। These are some points related to sole proprietorship firms. क्लियर है सर? तो जल्दी से अपडेट कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक, जल्दी से अपडेट करो। हेडिंग डालो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। हेडिंग डालो बेटा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। डैश डाल के लिख दो इसके अंदर, बिफोर स्टार्टिंग सम कॉमन पॉइंट्स नीड्स टू बी, बिफोर स्टार्टिंग सम कॉमन पॉइंट्स नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। बिफोर स्टार्टिंग सम कॉमन पॉइंट्स नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। अब लिखो इसके अंदर पहला पॉइंट, बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। सर आपको ये दिमाग में रखना है, कोई डिटेल नहीं है। बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। बिजनेस ओनरशिप इज अ बंडल ऑफ राइट्स। ठीक। सेकंड, बिजनेस में बी ओन्ड सिंगली और ज्वाइंटली। एक ओनर भी हो सकता है, एक से ज्यादा ओनर भी हो सकते हैं। ठीक है, बिजनेस में बी ओन्ड सिंगली और ज्वाइंटली। बिजनेस में बी ओन्ड सिंगली और ज्वाइंटली। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, अगर ओनर ही डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, दैट इज प्रोप्राइटरशिप। अगर ओनर
डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उसने किसी और को दे दी पावर, दैट इज कॉर्पोरेट कंसर्न। तो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज बिजनेस में बी प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेट कंसर्न। बिजनेस में बी प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेट कंसर्न। बिजनेस में बी प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेट कंसर्न। क्लियर है सर? अब हेडिंग डालो सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहली जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। पॉइंट्स में लिख लो इनको, पॉइंट्स में आंसर को। सोल प्रोप्राइटरशिप लिखो। पहला पॉइंट, इट इज एन इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। इट इज एन इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। इट इज एन इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। सबसे आसान भी है। मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं अपनी पर्सनल सेविंग्स को यूज करूंगा और बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा। दैट इज इट इज एन इजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। सेकेंड लिखो, सोल मीन्स इंडिविजुअल। सोल मीन्स इंडिविजुअल, पता है ना, सोल का मतलब सिंगल। सोल मीन्स इंडिविजुअल। That is, individual essentially rely on personal saving and assets. Soul means individual. That is, individual essentially rely on personal savings and assets. इसका मतलब इंडिविजुअल अपनी पर्सनल सेविंग्स, अपनी पर्सनल एसेट्स को यूज करके क्या करेगा? बिजनेस को स्टार्ट करेगा। इसका मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी पर्सनल सेविंग्स, अपनी पर्सनल एसेट्स के अकॉर्डिंग बिजनेस को इन्वेस्ट स्टार्ट करता है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी के अकॉर्डिंग कुछ बैंक्स हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप को, कुछ बैंक्स नहीं, बैंक सोल प्रोप्राइटरशिप को लोन्स देते हैं और उन लोन्स को बोलते हैं बेटा माइक्रो फाइनेंस। तो ये लिखा अपने, सोल मीन्स इंडिविजुअल, दैट इज इंडिविजुअल essentially rely on personal savings and assets, full stop. However, continuation में, however in modern economy, comma, it is often possible to obtain microfinance. However in modern economy, comma, it is often possible to obtain microfinance. However, in modern economy, it is often possible to obtain microfinance. ठीक, थर्ड पॉइंट लिखो, लिखा मैंने, प्रॉफिट किसका होगा? मेरा, सोल प्रोप्राइटरशिप में, सो डू लॉस। तो थर्ड पॉइंट लिखो, ऑल प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज बिलोंग्स टू सोल प्रोप्राइटर। All profits of the enterprise, all profit of the enterprise belongs to sole proprietor, and so do the loss. All profit of the enterprise belongs to sole proprietor. All profit of the enterprise belongs to sole proprietor, and so do loss. नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी। हेड पॉइंट बना लो, अनलिमिटेड लायबिलिटी। आगे लिखो, इसी आगे, दैट इज इट इज द लिमिटेशन। अनलिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज इट इज द लिमिटेशन, फुल स्टॉप। इट मींस, याद रखना लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि मेरी पर्सनल सेविंग्स, मेरी पर्सनल एसेट्स भी क्या हो जाएंगी? इन्वॉल्व हो जाएंगी लॉस को पूरा करने में। मेरी पर्सनल एसेट्स, मेरी पर्सनल सेविंग्स को, मेरे घर के सामान को बेच के लॉस को पूरा किया जाएगा। दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। इट मींस इफ लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स, इट मींस इफ लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स, the owner personal assets are invoked. It means if liabilities are greater than assets, the owner personal assets are invoked
to make up. Owner personal assets are invoked to make up deficit. डेफिसिट का मतलब है जो लॉस है उस लॉस को पूरा किया जाएगा मेरी पर्सनल एसेट्स को बेच के. दैट इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सक्सेशन. नेक्स्ट पॉइंट सक्सेशन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो सक्सेशन. दैट इज सक्सेशन. दैट इज in case of death of sole proprietor. In case of death of sole proprietor, wealth मतलब बंटवारा, जो पूरा का पूरा बिजनेस है उसका बंटवारा. In case of death of sole proprietor, wealth belongs to will के अकॉर्डिंग वेल्थ जाएगी. मींस जो बंटवारा होगा वो विल के अकॉर्डिंग. वेल्थ बिलोंग्स टू विल, फुल स्टॉप. और अगर विल नहीं है तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. नाम याद रखना है, एक्ट नहीं पढ़ना. सक्सेशन ऑफ ओनरशिप में लिखा इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर वेल्थ बिलोंग्स टू विल, फुल स्टॉप. If will is non-exist, sorry, if will is non-exist, means will exist ही नहीं करती. If will is non-exist, then applicable law will come into force. If will does not exist, actually में ये होना चाहिए. If will does not exist, then applicable law will come into force. कौन सा लॉ? ब्रैकेट में लिखो नाम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. और ये क्या कहता है कि जो वेल्थ है वो इक्वली डिवाइड होगी किसको? बेटा सबको, फैमिली मेंबर्स को. ठीक हो? तो सक्सेशन में लिखा है इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द वेल्थ बिलोंग्स टू विल. If will does not exist, then law come into force. लॉ का नाम क्या है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956. ये इसके अकॉर्डिंग वेल्थ डिवाइड होगी. तो दिस इज व्हाट सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है सर? दिमाग में रखना है सिर्फ एक चीज, सिंगल पर्सन ओनर है. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ जी बेटा, अगर हम लोग बात करें सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज पार्टनरशिप. सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरशिप. अगर मैं बात करूं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हम लोगों ने देखा था बेटा ओनर कितने थे? एक सिंगल ओनर. सोल का मतलब ही क्या होता है बेटा? एक सिंगल ओनर. पार्टनरशिप का मतलब होता है, पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब है व्हेन टू और मोर पर्सन. वर्ड पे फोकस करो, मैं क्या लिख रहा हूं? when two or more person जब दो या दो से ज्यादा पर्सन बेटा एग्री करते हैं कि मिलके क्या करते हैं? बिजनेस स्टार्ट करते हैं. दो या दो से ज्यादा पर्सन जब एग्री करते हैं कि मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म. इसका मतलब सर अब मैंने अभी तक मैं अकेला बिजनेस कर रहा था, अब मैंने अपने दोस्त को बोला कि सर मेरे साथ मिलके, हम दोनों मिलके क्या करते हैं? बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो हम दोनों ने एग्री किया. एग्री करने के बाद हम दोनों ने मिलके क्या करा? बिजनेस स्टार्ट किया. दैट इज सिंपली नोन एज पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब होता है इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल. वर्ड पे फोकस करो, क्या लिख रहा हूं? पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब होता है इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट. It is a contractual agreement between two or more person who agree to share profit. समझ आया वर्ड का मतलब? इसका मतलब है सर क्या पार्टनरशिप हम कर सकते हैं दो से ज्यादा पर्सन के बीच में? यस बेटा, पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में होगी. और इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट मतलब दो पर्सन जब एग्री होते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट
एक एग्रीमेंट क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं और उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि कौन कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कौन कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा। ये सारी चीजें लिखी होती है बेटा किसके अंदर, इस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के अंदर। क्लियर है सर? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स। ठीक है सर, क्या लॉस पार्टनर शेयर नहीं करता? बेटा कुछ जगह पे पार्टनरशिप सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे होता है। पार्टनर्स, कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, मींस प्रॉफिट है, लॉस को शेयर नहीं करते। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ माइनर के केस में बेटा लॉस माइनर बेयर नहीं करेगा। तो इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स। ठीक, इसके लिए क्या होगा, दो पर्सन, दो या दो से ज्यादा पर्सन एग्री होने चाहिए, उनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा। ठीक, अब एक चीज याद रखना सर, ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है एज वेल एज रिटन भी हो सकता है। मींस ये जो एग्रीमेंट बना है दो पर्सन के बीच में, ये वर्बल भी हो सकता है एज वेल एज रिटन भी हो सकता है। अगर मैं रिटन की बात करूं, रिटन एग्रीमेंट को टेक्निकली हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड। और इस रिटन एग्रीमेंट को, दैट इज इट्स रिटन एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप फॉर्म को, इस एग्रीमेंट को हम लोगों को रजिस्टर कराना पड़ता है, जरूरी नहीं है रजिस्टर कराना पड़े। अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो इस एग्रीमेंट को रजिस्टर कराओगे इंडिया के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब सर पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है? नहीं बेटा, कहीं भी नहीं लिखा कि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। लेकिन अगर हाँ आप रजिस्टर कराना चाहते हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बेटा आप रजिस्टर करा सकते हो। सर कितने पार्टनर होंगे? एक बात याद रखना सर, लिमिट तो चेंज हो चुकी है लेकिन आपको अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। सर मिनिमम 2 होंगे पर्सन, और जो मैक्सिमम है, ध्यान से, मैक्सिमम 10 इन केस ऑफ बैंकिंग एंड 20 इन केस ऑफ अदर। इसका मतलब है सर बैंकिंग फर्म में 10 पार्टनर होंगे मैक्सिमम, और अदर फॉर्म्स में मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। लिमिट चेंज हो चुकी है लेकिन आपको अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग लिखना है। मिनिमम 2 तो होने चाहिए। तो वापस सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? पार्टनरशिप फॉर्म मींस 2 और मोर पर्सन। इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट। एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है बेटा? कौन कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कौन कितना प्रॉफिट लेगा। सर पार्टनरशिप के अंदर क्या जरूरी है लॉस भी शेयर हो? नहीं बेटा, पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट ही लेंगे, लॉस बेयर नहीं करेंगे। बेस्ट एग्जांपल है, अगर मैं किसी माइनर को पार्टनर बनाता हूं तो माइनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए है, लॉस अगर होता है तो माइनर बेयर नहीं करेगा। सर ये जो एग्रीमेंट है ये वर्बल हो सकता है? हाँ बेटा, एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है एज वेल एज रिटन भी हो सकता है। और अगर रिटन एग्रीमेंट की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। सर क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है? नहीं बेटा, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हो तो लॉ होता है बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे? बेटा 10 इन केस ऑफ बैंकिंग एंड 20 इन केस ऑफ अदर। सर मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम 2 होंगे। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट सर पार्टनरशिप किसके बीच में हो सकती है? ध्यान से, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। 2 नेचुरल पर्संस के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है। हाँ जी हो सकती है। मींस मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। सर एक पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में पार्टनरशिप भी हो सकती है। एक पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में पार्टनरशिप भी हो सकती है। यहां एक पर्सन मतलब मैं इंडिविजुअल, और एक कंपनी के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है। सर
दो आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकती है, मींस दो कंपनी के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकती है। बेस्ट एग्जांपल मारुति सुजुकी। ठीक है सर, एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक इंडिविजुअल पर्सन के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है। ध्यान रखना सर, पार्टनरशिप किस किस के बीच में हो सकती है? दो इंडिविजुअल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन, दो आर्टिफिशियल पर्सन, या एक आर्टिफिशियल पर्सन एक पर्सन के बीच में। सर पार्टनरशिप कभी भी दो पार्टनरशिप फर्म्स के बीच में नहीं हो सकती। मींस एक पार्टनरशिप फर्म और अनदर पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म और अनदर पार्टनरशिप फर्म के बीच में पार्टनरशिप नहीं हो सकती। क्लियर है सर? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट वही पॉइंट आता है सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मैंने आपको मतलब समझाया था, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है तो जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेच के क्या किया जाएगा? लॉस को पूरा किया जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखना सर, अगर फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपए मैं पार्टनर हूं बेटा, दैट इज मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर मुझे दैट इज पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ 10 करोड़ का, 4 पार्टनर थे, तो 10 करोड़ की रिकवरी कैसे होगी? 2.5 करोड़ चारों पार्टनर से या किसी एक सिंगल पार्टनर से भी रिकवर कर सकते हैं 10 करोड़ रुपए। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, इफ लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स देन पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेच के लॉस को पूरा किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, सर क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? अगर 10 करोड़ रुपए का लॉस होता है, 10 करोड़ मुझे किसी को देने हैं, ठीक है, सपोज करो बैंक से लोन लिया हम लोगों ने, बैंक को हमें 10 करोड़ देने, 4 पार्टनर हैं, बैंक या तो बेटा कैसे लोन देंगे, या तो 2.5 करोड़ रुपए चारों देंगे, या बेटा कोई एक सिंगल पार्टनर से भी बैंक 10 करोड़ रुपया क्या कर सकता है? वसूल सकता है। दैट इज लिमिटेशन। नेक्स्ट अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, सक्सेशन ऑफ ओनरशिप। सक्सेशन ऑफ ओनरशिप का मतलब सर कोई नया पार्टनर ऐड हो सकता है सर। नया पार्टनर कैसे ऐड हो सकता है? बाकी सारे पार्टनर की कंसेंट के बाद, बाकी सारे पार्टनर्स की कंसेंट के बाद कोई नया पार्टनर हम ऐड कर सकते हैं। तो वापस आ रहा सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स। इस एग्रीमेंट को बात करें, ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट रिटन है तो उसको बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है? नहीं, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर रजिस्टर कराना है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर होती है। दैट इज, इसके बाद सर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर नहीं करेंगे, हो सकता है। इन केस ऑफ माइनर, अगर मैं किसी माइनर को पार्टनर बनाता हूं, वो प्रॉफिट में तो शेयर करेगा, दैट इज प्रॉफिट शेयर होगा, उसका लॉस शेयर नहीं होगा। ठीक है, पार्टनरशिप किस किस के बीच में हो सकती है? 2 इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी। 2 आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है। 2 पार्टनरशिप फर्म के बीच में पार्टनरशिप नहीं हो सकती। मिनिमम कितने होंगे सर? मिनिमम होंगे बेटा 2 और मैक्सिमम होंगे 10 इन केस ऑफ बैंकिंग फर्म, 20 होंगे इन केस ऑफ अदर फर्म। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, अगर पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी इज ग्रेटर देन एसेट्स तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेच के रिकवरी की जाएगी। क्या सर लॉस होता है 10 करोड़ का, 4 पार्टनर हैं, तो क्या बेटा 2.5 करोड़ रुपए सब लायबल होंगे? 2.5 करोड़ रुपए सब लायबल भी हो सकते हैं, एज वेल एज किसी एक पार्टनर से भी रिकवरी की जा सकती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज, अगर कोई नया पार्टनर ऐड होना चाहता है तो बाकी पार्टनर के कंसेंट के बाद ही नया पार्टनर क्या होगा? ऐड होगा। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस समझ आ रहा है? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कितने ओनर थे? सिंगल। पार्टनरशिप में कितने होंगे? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने होंगे? 10 इन केस ऑफ बैंकिंग,
These in case of other firms. क्लियर है सर? पार्टनरशिप कैसे बनती है? पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को सारे मिलके क्या करेंगे? उस एग्रीमेंट को सारे मिलके बनाएंगे जो पार्टनरशिप में एग्री होना चाहते हैं। ठीक है, अब एक मिनट सर, ये एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न वाले एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना जरूरी है? नहीं, इट मे बी, जरूरी नहीं है। रजिस्टर कराना है तो इंडिया के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड जो होती है, दैट इज जो एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर लिखा होता है कितना कैपिटल शेयर करेगा कौन सा पार्टनर, कितना प्रॉफिट शेयर करेगा। सर क्या पार्टनर्स लॉस शेयर नहीं करेंगे? यस बेटा, हो सकता है। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करेंगे, लॉस में शेयरिंग नहीं देंगे। ठीक है, लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। और अगर कोई नया पार्टनर ऐड होना चाहता है तो बाकी सारे पार्टनर्स के कंसेंट के बाद ही नया पार्टनर क्या होगा? ऐड होगा। तो बेटा जस्ट आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सर? तो लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो। सेकंड वन इज पार्टनरशिप। फर्स्ट हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज पार्टनरशिप। तो लिखो बेटा पार्टनरशिप, डैश जाके लिखो, इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप it is a contractual relationship or agreement. It is a contractual relationship or agreement between two or more persons. It is a contractual relationship or agreement between two or more persons who agree to share profits. It is a contractual relationship or agreement between two or more persons who agree to share profits. It is a contractual agreement between two or more persons who agree to share profits. Full stop. Next line पे लिखो, next line लिखो इसी के आगे, an agreement enforceable at law. लॉ के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं जो रिटर्न होता है? an agreement enforceable at law called deed. याद रखना वर्ड, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है लॉ के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं डीड। an agreement enforceable at law called deed is the essence of partnership. फुल स्टॉप। इसी के आगे डीड में क्या लिखा होगा? It specify capital contribution, comma profit sharing etc. जो एग्रीमेंटर्स में क्या लिखा होगा? कौन पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा एक्सेट्रा। तो आगे लिखा है इट स्पेसिफाई कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कॉमा प्रॉफिट शेयरिंग एक्सेट्रा। क्लियर है? डीड जो होगी दैट इज पार्टनरशिप। एग्रीमेंट जो होगा वो वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न को ही लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? डीड। तो यही लाइन लिखी है आपने ऊपर। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन, एग्रीमेंट में बी वर्बल और रिटर्न। एग्रीमेंट में बी वर्बल और रिटर्न, फुल स्टॉप। रिटर्न एग्रीमेंट इसी के आगे, रिटर्न एग्रीमेंट known as deed. Agreement may be verbal or written. Written agreement known as deed may be registered. जरूरी नहीं है, वापस बोल रहा हूं, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, लेकिन बोल रहा है मे बी। रिटर्न एग्रीमेंट known as deed may be registered in India अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लॉ में ही पढ़ा होगा बेटा आपने, ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे आगे। रिटर्न एग्रीमेंट नोन एज डीड मे बी रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक, नेक्स्ट लाइन से
या नेक्स्ट पॉइंट बना लिया। तो नेक्स्ट लाइन से मैक्सिमम पार्टनर इन केस ऑफ बैंकिंग फर्म आर 10, maximum partner in case of banking firm are 10, whereas for others whereas 20 for others। मिनिमम तो 2 होंगे, जब पार्टनर की बात कर रहे हैं तो 2 होंगे, यहां मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम पार्टनर्स इन केस ऑफ बैंकिंग फर्म आर 10 whereas 20 for others। लिमिट है ये, याद रखना ये चीज। लिमिट चेंज हो गई है लेकिन आपके मॉड्यूल ने जो लिख रखा है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, एमसीक्यू में यही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो। अब एक चीज, ये चीज याद रखना, पार्टनरशिप किसके बीच में होती है? 2 पर्सन के बीच में, 2 आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में, एक आर्टिफिशियल पर्सन एक पर्सन के बीच में, एक पर्सन एक आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में। 2 पार्टनरशिप फॉर्म्स के बीच में पार्टनरशिप नहीं होगी, ये याद रखना है सर दिमाग में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो जरा, unlimited liability। unlimited liability that is partners personal assets are invoked, that is partners personal assets are invoked to make up deficit, that is partners personal assets are invoked to make up deficit, that is partners personal assets are invoked to make up deficits। फुल स्टॉप, एक लाइन। 10 करोड़ का लॉस होता है तो जरूरी है चारों पार्टनर मिलकर लॉस को बेयर करें? जरूरी नहीं है। चारों पार्टनर से 2.5 करोड़ भी वसूला जा सकता है या एक सिंगल पार्टनर भी 10 करोड़ देगा, ठीक है। तो यही लाइन लिखी है, पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स आर इन्वोक्ड टू मेक अप डेफिसिट्स, फुल स्टॉप। यही लाइन लिखवा रहा हूं। लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर is both joint and several। आगे वर्ड देखो, joint भी हो सकती है several भी। लॉस सारे मिलके पूरा करेंगे या कोई एक सिंगल पर्सन भी है जिससे लॉस की रिकवरी हो सकती है। तो ये लिखा है लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सक्सेशन। Succession, that is a new partner can be admitted, that is a new partner can be admitted only if other partners consent। बाकी अदर पार्टनर्स के कंसेंट के बाद, कंसेंट मतलब उनकी अप्रूवल के बाद, उनसे बात करने के बाद नया पार्टनर क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है। तो ये लिखा है अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली इफ अदर पार्टनर्स कंसेंट। तो हमने अभी तक 2 पढ़ी बेटा। पहली पढ़ी सोल प्रोप्राइटरशिप, याद करो सोल का मतलब सिंगल, ठीक है। सिंगल पार्टनरशिप का मतलब 2 और मोर पर्सन के बीच में क्या होगा? कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। जो 2 और मोर पर्सन है वो एग्री होने चाहिए, ठीक है, टू शेयर प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर करने की जरूरत मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को अगर आपको रजिस्टर करना है तो इसके लिए बेटा आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्टर करना पड़ेगा। जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में भी वर्बल और रिटर्न पार्टनरशिप को लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड। उस पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा होगा? पार्टनर्स के कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग एक्सेट्रा। दोनों ही आपने जो पढ़ी है, ये दोनों के अंदर आपने एक चीज पढ़ी है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के अंदर इफ लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स, तो क्या होगा बेटा? उनकी पर्सनल एसेट्स को बेच के क्या किया जाएगा? लॉस को पूरा किया जाएगा। क्लियर है सर? दिस इज व्हाट योर सेकंड, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। पहला पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पढ़ा पार्टनरशिप फर्म। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वन इज व्हाट? हाँ जी बेटा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज HUF। HUF की फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू
अनडिवाइडेड फैमिली। अब सर अगर हम लोग बात करें HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पहले तो यहां मतलब समझो सर, हिंदू का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू का मतलब है सर, हिंदू का मतलब है हिंदू, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट एंड सिख। मींस ये 5 तरीके की फैमिली, इनको हिंदू बोलते हैं बेटा। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बेटा स्पेसिफाई कर रखा है हिंदू के अंदर कौन आएगा, हिंदू, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख। इसके अलावा कोई और कम्युनिटी को वो हिंदू नहीं बोल रहे। ठीक है, तो एक चीज याद रखना सर, HUF पढ़ने से पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू को स्पेसिफाई कर रखा है, हिंदू इंक्लूड्स हिंदू, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सर, नेक्स्ट बात करते हैं HUF का मतलब समझो। HUF का मतलब है व्हेन फैमिली कम्स टुगेदर, व्हेन फैमिली कम्स टुगेदर टू स्टार्ट अ बिजनेस। मींस एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक फैमिली आ जाती है, उसको बोलते हैं बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF के अंदर when a family start business, when a family comes together to start a business, that is known as HUF। ठीक, वापस बोल रहा सर, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक सिंगल पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था, पार्टनरशिप के अंदर मैं और मेरा फैमिली मेंबर नहीं, कोई और पर्सन था जिसके साथ मैंने क्या करा, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बनाया। HUF के अंदर when a family start business, when family comes together to start business is known as HUF। अब एक चीज याद रखना सर, एक चीज ध्यान से, HUF के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर जो HUF है इसके अंदर बेटा इट इज अ सेपरेट एंटिटी। HUF इज अ सेपरेट एंटिटी है, ये एक सेपरेट एंटिटी है। और HUF के अंदर HUF कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा HUF एक तरीके की एंटिटी आपने क्रिएट करी है और एंटिटी को कभी भी क्या नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती। दैट इज HUF इज अ सेपरेट एंटिटी एंड कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें सर, HUF के अंदर 3 जनरेशंस यूज होती हैं। HUF के अंदर 3 जनरेशंस यूज होती हैं फैमिली की। 3 जनरेशंस का सिंपल सा मतलब है, लेट अस सपोज एक पर्सन है ए पर्सन ने मैरिज करी B से, ठीक, दैट इज द फर्स्ट जनरेशन। इस A के 2 बेटे थे, वन इज C एंड वन इज D। C ने मैरिज कर ली E से, D ने मैरिज कर ली F से, दिस इज सेकेंड जनरेशन। C के बेटा एक बेटा था, सपोज करो I, और एक बेटा था J। D का और E के सपोज करो बेटा एक बेटा था F कह रहा हूं, एक बेटा था O और एक बेटी थी P। ठीक है, इसका मतलब ये 3 जनरेशंस मिलके क्या क्रिएट करेंगे, HUF। और एक बात याद रखना, HUF के अंदर वाइफ्स भी इंक्लूड होती हैं एज वेल एज डॉटर भी इंक्लूड होती हैं। HUF के अंदर वाइफ भी इंक्लूड होती है एज वेल एज डॉटर भी इंक्लूड होती है। और HUF के अंदर 3 जनरेशंस यूज होती हैं। अगर 3 जनरेशंस की बात करूं तो सिंपल टर्म्स में बात करूं, ग्रैंडफादर के बाद आया बेटा फादर, और फादर के बाद आया बेटा चिल्ड्रन। ये 3 जनरेशंस यूज होती हैं HUF के अंदर। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें HUF के अंदर जो पूल ऑफ रिसोर्सेज हैं, दैट इज फैमिली की पूल ऑफ रिसोर्सेज यूज होती हैं, फैमिली की पूल ऑफ रिसोर्सेज यूज होती हैं। अब मुझे बताओ, प्रैक्टिकली सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन की पर्सनल सेविंग्स यूज हो रही थी, लेकिन HUF में फैमिली की पूल ऑफ रिसोर्सेज यूज होती हैं। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को HUF बनाने के बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, HUF के अंदर जो टॉप मोस्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा कर्ता। जो टॉप मोस्ट होता है उसको बोलते हैं कर्ता, और कर्ता के अंडर में जो होते हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं बेटा मेंबर्स बोलते हैं, या बेटा मेंबर्स की जगह हम लोग बोल देते हैं को पार्टनर्स।
पार्टनर्स। ठीक, इसका मतलब ग्रैंडफादर ये कहलाएंगे बेटा कर्ता, फादर एंड चिल्ड्रन ये कहलाएंगे बेटा को पार्टनर। एचयूएफ के अंदर मेंबर बनने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। अगर आप उस फैमिली में बॉर्न होते हो तो आप ऑटोमेटिकली एचयूएफ के क्या बन जाओगे बेटा? मेंबर बन जाओगे। बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ आप ऑटोमेटिकली एचयूएफ के क्या बन जाओगे? मेंबर बन जाओगे। क्लियर है सर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग बात करें से फॉर एग्जांपल कोई मेंबर नहीं है, किसी काम से बाहर गया है, तो कर्ता डिसीजन ले सकता है, जिससे डिसीजन मेकिंग क्या होती है? फास्ट होती है। डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी बेटा? फास्ट हो जाएगी। अगर एक्टिवली को पार्टनर नहीं है तो कर्ता डिसीजन ले सकता है, अदरवाइज कर्ता मेंबर्स के साथ बैठ के डिसीजन लेता है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें सर, कर्ता की जो लायबिलिटी होती है, कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो होती है बेटा अनलिमिटेड। वेयरएज को पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है, को पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। सिंपल लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, वेयरएज को पार्टनर्स या मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है बेटा वो होती है लिमिटेड। सिंपल सा मतलब है, अगर एचयूएफ की अगर लायबिलिटी उसकी एसेट से ज्यादा होती है, एचयूएफ की जो लायबिलिटी है अगर उसकी लायबिलिटी एसेट से ज्यादा होती है, तो कर्ता की जो लायबिलिटी है दैट इज कर्ता की पर्सनल सेविंग्स को यूज करके क्या कर सकते हैं हम लोग? कर्ता की पर्सनल सेविंग्स को यूज करके हम लोग लॉस को पूरा कर सकते हैं। वेरस को पार्टनर्स की बात करें तो को पार्टनर्स या पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी सारी पर्सनल सेविंग्स को यूज किया जाए, उनकी पर्सनल सेविंग्स को यूज नहीं कर सकते। तो सिंपल सा मतलब है, अगर बात करो एचयूएफ में कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, वेरस को पार्टनर्स या मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। एंड लास्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें, लास्ट पॉइंट इज सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या है? सक्सेशन का मतलब है अगर कर्ता की डेथ होती है, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो बंटवारा जो होगा, शेयर्स का जो बंटवारा होगा वो कैसे होगा? फिर वही बात आती है, अगर बंटवारे की बात करें, बंटवारा होगा बेटा विल के अकॉर्डिंग। अगर विल नहीं है तो बेटा कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? हिंदू सक्सेशन एक्ट। कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा बेटा? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। दिस इज व्हाट? एचयूएफ। तो वापस आ रहे हो सर, एचयूएफ का मतलब मैंने क्या समझा है? एचयूएफ का मतलब है, सिंपल सा मतलब, यहां पे वर्ड आ रहा है हिंदू। हिंदू इंक्लूड्स जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, सिख्स। ठीक है। व्हेन अ फैमिली कम्स टुगेदर टू स्टार्ट अ बिजनेस दैट इज नोन एज एचयूएफ। HUF is a separate entity and cannot earn income from salary. It is a separate entity create करिए HUF. HUF अगर entity create किए तो बेटा सैलरी से इनकम थोड़ी ना हो सकती है, क्योंकि इट इज एन एंटिटी और एंटिटी को सैलरी नहीं मिलती। एंटिटी के अंदर जो एम्प्लॉइज रखेंगे उनको सैलरी मिलती है। HUF के अंदर 3 जनरेशंस यूज होती हैं फैमिली की, 3 जनरेशंस। फर्स्ट जनरेशन इज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के बाद फादर, फादर के बाद चिल्ड्रन। ठीक है। HUF के अंदर जो टॉप होता है दैट इज ग्रैंडफादर को कर्ता बोलते हैं। ठीक है। और बाकी सबको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स या को पार्टनर्स। अगर मैं बात करूं HUF के अंदर मेंबर बनने के लिए कोई फॉर्मेलिटी है? नहीं। आप इस फैमिली में बॉर्न होते ही बाय वर्च्यू ऑफ बॉर्न इन द फैमिली यू ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ HUF। ठीक है। अब एक चीज याद रखना सर, HUF में फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेस का यूज होता है। फैमिली की इनकम दैट इज फैमिली की कैपिटल यूज होती है, जिससे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा, जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, वेयरएज मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसके बाद कर्ता की डेथ के बाद वेल्थ कैसे डिवाइड होगी? वेल्थ डिवाइड होगी विल के अकॉर्डिंग, और विल नहीं है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल होगा। अब एक चीज याद रखना, इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस जो एक्चुअल में कहां पे है? इंडिया में है।
इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस जो इंडिया में है। और एक चीज याद रखना, ऑल फैमिली बिजनेस, ध्यान से, ऑल फैमिली बिजनेस इज नॉट HUF। सारे फैमिली बिजनेस HUF नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मेरे फादर ओनर हैं और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। अगर उन्होंने वो बिजनेस HUF की तरह रजिस्टर कराया है तो बेटा वो HUF कहलाएगा। तो एक चीज दिमाग में रखना, ऑल फैमिली बिजनेस आर नॉट HUF, ठीक है। अगर HUF की तरह आप उसको रजिस्टर कराते हो, इसका मतलब आप HUF की तरह अकाउंट ओपन करते हो, HUF का अकाउंट मींस जो बिजनेस स्टार्ट करो उस बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन करते हो, फर्म के नाम से करंट अकाउंट ओपन करते हो HUF की तरह, तो HUF कहलाएगा। तो एक पॉइंट याद रखना, ऑल फैमिली बिजनेस आर नॉट HUF, ठीक है। और HUF इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर है बेटा ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है सर? तो एक बात हमने क्या पढ़ी, HUF को जल्दी से रिकॉल करते हैं। HUF इंक्लूड्स हिंदू, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, सिख। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें, HUF इज अ सेपरेट एंटिटी एंड कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके अंदर 3 जनरेशन यूज होंगी बेटा, वन इज ग्रैंडफादर, वन इज फादर एज वेल एज चिल्ड्रन। वाइफ्स एंड डॉटर्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ HUF। HUF के अंदर बेटा टॉप जो होता है उसको कर्ता बोलते हैं, बाकी सबको बोलते हैं मेंबर्स या को पार्टनर। मेंबर और को पार्टनर अगर नहीं है तो कर्ता मेजर डिसीजन ले सकता है, जिससे डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। फिर HUF के अंदर फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज यूज होती हैं, ठीक है। कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, वेयर इज मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है सर्टेन पॉइंट्स में, सर्टेन पॉइंट तक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कर्ता की डेथ के बाद वेल्थ कैसे डिवाइड होगी, बाय विल और हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा अगर विल नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट, HUF इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस इन इंडिया। और एक लास्ट पॉइंट याद रखना, ऑल फैमिली बिजनेस आर नॉट HUF। अगर आप बिजनेस को HUF की तरह रजिस्टर कराते हो तो HUF है, अदरवाइज नहीं है। और HUF मैंडेटरी नहीं है, HUF के लिए रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। HUF का इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी नहीं है। दैट इज, अगर हम लोग बात करें इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी नहीं है, मींस ऐसा नहीं है कि आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। जैसे पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, वैसे ही HUF को रजिस्टर कराना, दैट इज इनकॉर्पोरेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। तो दिस इज व्हाट द थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बेटा बार बार एक चीज बोल रहा हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखोगे, आप इजीली MCQ को क्रैक कर पाओगे। क्लियर है सर? तो जल्दी से अपडेट करो, हेडिंग डालो थर्ड, दैट इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, हिंदू इंक्लूड्स ब्रैकेट में लिख लो जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख। हिंदू का मतलब यहां पे जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख, दैट इज हिंदू, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख। इसके अलावा कोई और कम्युनिटी नहीं है, दैट इज हिंदू को स्पेसिफाई कर रखा है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। हिंदू मींस हिंदू, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, इन दिस group of family members come together and form a business. In this group of family members come together. In this group of family members come together and form a business. Means when a family comes together to start a business is known as HUF. In this group of family members come together and form a business. ठीक, नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन, it is a separate entity so cannot earn income from salary. HUF को सैलरी थोड़ी ना मिलेगी because it is a entity,
ठीक है, इट इज अ सेपरेट एंटिटी एंड कैन नॉट अर्न इनकम. It is a separate entity and cannot earn income from salary. It is a separate entity and so cannot earn income from salary. So cannot earn income from salary. Next point लिखो. There are 3 generations in HUF. There are 3 generations in HUF. That is grandfather, comma father and children. There are 3 generations in HUF, that is grandfather, comma father and children. और एक चीज दिमाग में रखना, wives and daughter, wife and daughter are also the part of HUF. There are 3 generations in HUF, that is grandfather, father and children. Next point लिखो. Next point. It is possible to expand a large business because family pool of resources are used. Means हम large project क्या कर सकते हैं, acquire कर सकते हैं because family की resources use हो रही हैं. एक individual की resources नहीं, family की resources use हो रही हैं. It is possible to expand large business because family pool of resources are used. It is possible to expand a large business because family pool of resources are used. Next main member टॉप की बात कर रहा है. मेन मेंबर इज नोन एज कर्ता और कर्ता की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड. Main member is known as Karta, comma, his liability is unlimited. Main member is known as Karta, his liability is unlimited, and all the other members, bracket में को co-partners, and all the other members, bracket में लिखो co-partners, and all the other members, bracket में लिखो co-partners, PARCERNERS, and all the other members, bracket में लिखो co-partners, bracket बंद. Liability is limited to share in business, to their share in business. Point सुन लो. main member is known as Karta, his liability is unlimited, and all the other members, bracket में लिखा co-partners, liability is limited to their share in business. Means अगर मैंने 2 लाख लगाए तो मैं 2 लाख तक का लॉस ही बेयर करूंगा अगर मैं कौन हूं, co-partner. लेकिन कर्ता की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड. उसकी पर्सनल सेविंग, उसकी पर्सनल एसेट्स को बेच के लॉस को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा. ठीक. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट, शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय विल. अगर कर्ता की डेथ होती है, शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय विल, और इफ देयर इज नो विल, then Hindu Succession Act 1956 is applicable. Share can be transferred by will, or if there is no will, then Hindu Succession Act 1956 is applicable. अब एक पॉइंट मुझे एक बार बताओ, प्रैक्टिकली HUF का मेंबर बनने के लिए क्या है, आपको इस फैमिली में क्या होना पड़ेगा. कोई भी पर्सन इस फैमिली में अगर बॉर्न होता है तो ऑटोमेटिकली HUF का क्या बन जाएगा, मेंबर. तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो, एनी पर्सन हु इज बॉर्न इन दिस फैमिली, any person who is born in this family is a member of HUF. Any person who is born in this family
is a member of HUF. Next point, it is a special form of business organized in India. याद रखना ये वर्ड MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है. It is a special form of business organized in India. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ के लिए. ऑल फैमिली बिजनेस इज नॉट HUF. आपका कोई फैमिली बिजनेस है वो HUF नहीं है, आपको उसको HUF की तरह क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा. ऑल फैमिली बिजनेस इज नॉट HUF, और HUF के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है. इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो वो फैमिली बिजनेस HUF नहीं है. HUF के लिए आपको उसके लिए अकाउंट ओपन करना पड़ेगा उस एंटिटी के नाम से. ठीक है, उसके अंदर फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज यूज होंगी और उसका अपना अलग स्टेटस होगा, अलग एंटिटी होगी. तो ऑल फैमिली बिजनेस इज नॉट HUF. अब एक चीज, अगर कोई मेंबर को पर्सनल नहीं है तो सारे डिसीजंस कौन ले सकता है, कर्ता ले सकता है, जिससे डिसीजन मेकिंग क्या होगी, फास्ट होगी. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट, इन एब्सेंस ऑफ एक्टिव मेजर मेंबर्स ऑफ फैमिली, in absence of active major members of family, comma, head of the family known as karta, in absence of active major members of family, comma, head of the family known as karta, in absence of active major members of family, comma, head of family known as karta takes all decisions, hence decision making becomes quick or fast. Hence decision making becomes quick or fast. Clear है सर? This is what all about HUF. सर वापस बोल रहा हूं, याद करने की, ऐसा रटने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट को समझो, MCQ आसानी से सॉल्व होंगे. आपके दो और बचे. नेक्स्ट वन इज LLP, फोर्थ वन इज LLP. तो हेडिंग डालो बेटा, फोर्थ वन LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. और इसके बाद एक बचेगी सिर्फ कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. अब एक चीज वापस बोल रहा हूं सर, मैं इस टॉपिक के, दैट इज टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी MCQ हैं, वो सारे MCQ की एक वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, वीडियो को मैं अपलोड करूंगा अपने YouTube के चैनल पे. मैं अभी क्लास में नहीं करा रहा वो MCQ, मैं वीडियो अपलोड करूंगा और अपलोड मैं कर दूंगा कल. मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा. आप सब लोग मेरे नंबर पे, आप सब लोग जितने भी हैं, आप सब लोग मेरे नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए. आप अपना नाम लिखेंगे, दैट इज हाय, और अपना नाम लिखेंगे, नेम. ठीक, आप हाय लिख के अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और मैं आपको उस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पे, आपको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा. ठीक है, इसके जितने भी MCQ है सॉल्व करवाऊंगा. सॉल्व कैसे होंगे मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, इसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है. ठीक है, जो YouTube पे मैं अपलोड कर दूंगा, कल तक अपलोड हो जाएगी. आप सब लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप में आप हाय लिख के अपना नाम भेजोगे और मैं आपको व्हाट्सएप पे उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा. एक बात याद रखना है सर, वो जो वीडियो है मैं लिंक भेजूंगा तभी वो वीडियो को आप एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज आपको एक्सेस नहीं मिल पाएगा. तो इस पूरे टॉपिक का जितने भी MCQ हैं, और बहुत सारे MCQ हैं जिसकी मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपना मैसेज भेजेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू वो लिंक भेजूंगा जिसके थ्रू आप MCQ सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP.
अगर मैं बात करूं सर एलएलपी की, नाम ही लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर इसको समझने से पहले हम लोग जरा पार्टनरशिप फॉर्म्स जो पढ़ी थी उसको एक बार रिकॉल करते हैं। पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब था, पार्टनरशिप का मतलब है टू और मोर पर्सन जब क्या करते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन दैट एग्री टू शेयर प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी नहीं होता। पार्टनरशिप में बी वर्बल और रिटन। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न वाली पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैंने बताया था, इफ लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स थी, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल सेविंग्स है, पर्सनल एसेट्स है, उनको सोल्ड आउट करके लॉस को पूरा किया जाता है। ये कुछ ड्रॉबैक थे बेटा पार्टनरशिप फॉर्म के। और पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम कितने होंगे 2, मैक्सिमम होंगे 10 इन केस ऑफ बैंकिंग एज वेल एज 20 इन केस ऑफ अदर। ठीक है, अब एक हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट इज एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर इट इज सिंपली अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप। इट इज सिंपली अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप जहां पे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है, जहां पे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी को क्या कर दिया बेटा, लिमिटेड कर दिया। लिमिटेड कर दिया इसका मतलब पार्टनर्स लायबल है, जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतने से लायबल हैं। इसका मतलब है सर, अगर मैं बात करूं, अगर लॉस होता है तो मैं उस लॉस को पूरा बेयर नहीं करूंगा एज इन द केस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, इसका मतलब है सर पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया। इसके अंदर दूसरे पॉइंट की बात करें सर, पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को आपको इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा। दैट इज इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है अंडर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009। जब आप इसको रजिस्टर्ड कराओगे तो कहीं ना कहीं बेटा जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो क्या फॉलो करेंगे, कंप्लायंसेस फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी एलएलपी को रजिस्टर कराना पड़ा है, इनकॉर्पोरेट कराना पड़ा है अंडर एलएलपी एक्ट 2009। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें सर, कंपेयर करो, पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम कितने थे 2 और मैक्सिमम कितने थे 10 इन केस ऑफ बैंकिंग, 20 इन केस ऑफ अदर। एलएलपी के अंदर सर मिनिमम कितने हैं, मिनिमम तो 2 होंगे और देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितने नंबर्स ऑफ पार्टनर होंगे। ठीक है, लास्ट ऑफ पॉइंट की बात करूं, अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं, पार्टनरशिप के अंदर मैंने आपको बताया था नए पार्टनर को ऐड होना है तो बाकी सारे पार्टनर्स का क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। इन केस ऑफ एलएलपी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो एलएलपी जो है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो फॉर्म है ये डिसॉल्व नहीं होती, ये चलती रहती है, नए नए पार्टनर्स ऐड होते रहते हैं और कोई पार्टनर छोड़ना चाहता है तो छोड़ भी सकता है। इसका मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो सक्सेशन मतलब चलती रहेगी। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है, जनरली यही देखा गया है। लेकिन एलएलपी में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो एलएलपी डिसॉल्व नहीं होता, ये जनरली चलता रहता है। तो आप इसको किस तरीके से याद करोगे, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन एलएलपी के अंदर अनलिमिटेड होती थी, लेकिन एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड होगी। पार्टनरशिप को आपको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है, इसको मैंडेटरी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अंडर एलएलपी एक्ट 2009। तीसरा पॉइंट, जब आप इसको रजिस्टर्ड कराओगे, इनकॉर्पोरेट कराओगे तो कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस फॉलो होंगे, कंप्लायंसेस फॉलो होंगे तो कहीं ना कहीं सारा काम फेयरनेस तरीके से होगा। नेक्स्ट, पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 थे और मैक्सिमम 10 इन केस ऑफ बैंकिंग, 20 इन केस ऑफ अदर। लेकिन यहां पे मिनिमम तो 2 हैं लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। ये देखा गया है पार्टनरशिप के अंदर कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन बेटा एलएलपी के अंदर अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये डिसॉल्व नहीं होती। इसका मतलब सक्सेशन या सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग इसको बोलें गोइंग कंसर्न,
गोइंग कंसर्न का सिंपल सा मतलब है ये चलती रहेगी फर्म, नए नए पार्टनर्स और क्या होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। एक बात याद रखना, एलएलपी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है। क्लियर है सर? तो जल्दी से अपडेट कर लो। दिस इज व्हाट योर फोर्थ, दैट इज एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो हेडिंग डालो एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। डैश जाएगा, लिखो एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइज, एलएलपी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एलएलपी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन where liability of partners is limited, where liability of partners is limited। याद रखना सर, लिमिटेड है। अगर मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है 2 लाख का, तो सिर्फ मैं 2 लाख तक का ही लॉस बेयर करूंगा। दैट इज मेरी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो एलएलपी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड। सेकेंड पॉइंट, it has to be mandatory, it has to be mandatorily, that is mandatory है, incorporation means रजिस्टर करानी पड़ेगी एलएलपी को। it has to be mandatory incorporated, it has to be mandatory incorporated under Limited Liability Partnership Act 2009। it has to be mandatory incorporated under Limited Liability Partnership Act 2009। ठीक। थर्ड पॉइंट लिखिए, जब आप रजिस्टर कराओगे तो कहीं ना कहीं डेजिग्नेटेड जितने भी पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि सारा काम कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ऊपर कौन बैठा है, गवर्निंग बॉडी बैठी है, क्योंकि गवर्निंग बॉडी के अंदर आपने क्या कराया, रजिस्टर्ड कराया है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इंश्योर्स द कंप्लायंस, डेजिग्नेटेड पार्टनर इंश्योर्स द कंप्लायंस, इंश्योर द कंप्लायंस। नेक्स्ट लिखो, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो, देयर is minimum 2 partners, there is minimum 2 partners, but number of limit on maximum, but no limit, there is minimum 2 partners, 2 तो होंगे, there is minimum 2 partners but no limit on maximum numbers of partners, but no limit on maximum numbers of partners। This is what your LLP is all about। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने बेटा आज 4 तरीके की 4 फॉर्म्स ऑफ पढ़ी हैं। वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, वन इज पार्टनरशिप, वन इज HUF, वन इज LLP। ठीक। एक लास्ट बची है फिफ्थ वन, एक लास्ट बची है फिफ्थ वन, दैट इज कंपनी, जो बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा कंप्लीट। एक लास्ट बची है दैट इज कंपनी, मैं बेटा इसको नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होने के साथ साथ मैं नेक्स्ट चैप्टर भी आपका स्टार्ट कर दूंगा। इसका मतलब आपका ये चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। और ठीक है, अब मैंने आपको जो बोला है, जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड MCQ जो है वो मैंने अपने YouTube चैनल पे वीडियो के फॉर्म में अपलोड करूंगा। आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिखना है और आप सब लोग अपना नेम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे। मैं आपको MCQ की जो वीडियो है उसका लिंक आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और ये छोटा सा टॉपिक जो कंपनी बचा है इसको कंप्लीट करेंगे। टिल देन गुड बाय।